अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर फाइन। ओके, अब नाउ हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ एंड लंग्स वॉल्यूम। जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीजेस होते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, उसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ लंग कैंसर? एन एबनॉर्मल सेल ग्रोथ स्टार्ट्स इन द लंग्स इज कॉल्ड द लंग कैंसर। कैंसर हर वो चीज़ बॉडी के अंदर जो किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट करवा दे, वहाँ पे सेल का मास एक्यूमुलेट हो जाए, उसको हम कैंसर कहते हैं। तो इसी तरह से अगर लंग्स के अंदर हमारे पास एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो उसको हम लंग कैंसर कहेंगे, क्योंकि वो जो सेल्स एबनॉर्मली ग्रोथ कर रहे होते हैं वो ट्यूमर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड लंग कैंसर। कॉजेज क्या होते हैं लंग कैंसर के? टोबैको यूज इन स्मोकिंग दैट कंटेन निकोटीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज अ कॉज ऑफ द लंग कैंसर। जो लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं, टोबैको यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पास निकोटीन होती है जो कि एडिक्टिव होती है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि पॉइजनस गैस है फॉर द ह्यूमन बॉडी, तो उसकी वजह से लंग कैंसर हो जाता है। स्मोक causes gradual loss of the cilia over the epithelial cells, so the dust and the germs particles settle down in the lungs. जो सीलिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स में एंटर ना हो पाए, तो स्मोकिंग के स्मोक की वजह से वो सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और सीलिया के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जब सीलिया मौजूद नहीं होंगे तो ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने वाला कोई चीज़ नहीं होगी, तो जिस वजह से जो सारे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन होते रहते हैं और फिर वो लंग कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं। ट्यूमर ग्रोथ एनलार्जेस एंड ऑब्स्ट्रक्ट द लंग ब्रोंकस। तो जैसे जैसे ट्यूमर की ग्रोथ होती रहेगी, एबनॉर्मल सेल्स, कैंसरस सेल्स की ग्रोथ होती रहेगी, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जैम होने लगेगा, बंद हो जाएगा, और सांस लेने में मसला होगा। साइंस एंड सिम्टम्स। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द लंग कैंसर? अगर किसी पेशेंट को लंग कैंसर हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके साइन क्या होंगे? कफ विद द वर्स्ट ओवर टाइम, कफ जो है वो साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चेस्ट पेन, कफिंग अप ब्लड, कफ के साथ साथ ब्लड भी बाहर आएगा। फेस एंड द नेक स्वेलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज नेक से होता हुआ जा रहा है, तो जब हमारा ट्यूमर की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली हमारा ट्रैकिया भी इनलार्ज होगा, उसकी वजह से जो है वो नेक पे और फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी। लॉस ऑफ द एपेटाइट मीन्स भूख का ना लगना। फटीग मीन्स किसी काम का दिल नहीं चाहना, बिल्कुल हाथ पाँव में जान खत्म हो जाना, क्योंकि ऑब्वियसली लंग कैंसर हो गया है तो गैस वैस एक्सचेंज सही नहीं हो रही। जब गैस वैस एक्सचेंज सही नहीं हो रही तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो गई है, बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नॉर्मल सप्लाई नहीं मिल रहा जो नॉर्मली उसको मिलना चाहिए, इसलिए जो है वो वीकनेस हो जाएगी और फटीग हो जाएगी। वेट लॉस होगा। नमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस। व्हाट इज नमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस अभी आगे जाके पढ़ते हैं। 90% ऑफ लंग कैंसर इज कॉज बाय स्मोकिंग। जितने भी लंग कैंसर होते हैं उसमें 90% जो कॉज होता है लंग कैंसर का वो स्मोकिंग की वजह से होता है। हियर यू कैन सी कि हाउ नॉर्मल लंग्स इज कन्वर्टेड इनटू द कैंसरस लंग्स। यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल लंग्स हैं जो कि एक हेल्दी ह्यूमन के लंग्स हैं, बट स्मोकिंग की वजह से जब लंग कैंसर हो जाता है तो लंग्स की शक्ल कुछ इस तरह से हो जाती है। Okay, what is pneumonia? Pneumonia is an infection that inflames the air sac in one or both the lungs. जो हमारे पास ear sacs मौजूद हैं, alveoli मौजूद हैं, ear bags, उनमें infection हो जाता है और inflammation होती है। Inflammation means redness, burning and swelling. The air sac may fill with the fluid or pus, purulent material. वो जो एयर सैक होंगे जिसमें एयर आती थी लेकिन अब उसमें एयर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनमें इन्फेक्शन हो गया और उसमें फ्लूइड और पस भर जाएगी, कॉजिंग कफ विद द फ्लेगम और द पस, फीवर, चिल्स एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग। सांस लेने में मसला होगा, फीवर होगा, चिल्स होंगी, चिल्स मतलब सर्दी लगेगी, और जो हमारा पस होगा वो हमारे स्प्यूटम के साथ बाहर आएगा, कफ के साथ बाहर आएगा। अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कैन कॉज अ नमोनिया। जो नमूनिया का कॉज होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से इन्फेक्शन होता है। जो मेन नमूनिया का बैक्टीरिया है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। आपने बैक्टीरिया का चैप्टर पढ़ा था जिसमें कोकाई बैक्टीरिया थे, राउंडेड शेप के बैक्टीरिया थे, तो उनका जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है वो स्ट्रेट चेन में होता है विद द राउंडेड बॉडीज, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, और इस बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास नमूनिया हो जाता है। Here you can see this is the normal alveoli जो कि खाली हैं, इनमें ये एयर स्पेसेस हैं जहाँ पे एयर आती है, और ये ब्लड कैपिलरी जा रही हैं जो कि गैस वैस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। लेकिन नमूनिया में क्या होगा, हमारे पास इन एयर स्पेसेस में फ्लूइड या पस एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से गैस वैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगा और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में भी प्रॉब्लम होगा। Okay, what is bronchitis? Bronchitis is an infection of the main airway of the lungs, bronchi.
मैंने आपको बताया था हमारे पास लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, देन वी हैव प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस। तो जो ब्रोंकाई होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, कॉजिंग देम टू बिकम इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड। वहाँ पे इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। द मेन सिम्टम्स इज अ कफ विच में ब्रिंग्स अप येलो ग्रे म्यूकस। जो हमें कफ होगा उसके साथ जो म्यूकस आएगा, बलगम आएगा, इट इज़ ऑफ येलो ग्रे कलर। ठीक है, तो ये एक मेन सिम्टम है ब्रोंकाइटिस का। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में ऑल्सो कॉजेज अ सोर थ्रोट एंड अ वीजिंग साउंड। थ्रोट जो होती है, हमारा हलक जो होता है वो सोर हो जाता है, मतलब कांटे चुभते हैं, एंड द वीजिंग साउंड आता है, सांस लेने में एक विस्लिंग साउंड आता है, लाइक सीटी जैसी आवाज़ आती है। इट इज़ द मेन सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। नॉर्मली जो हमारे पास स्मोकिंग पर्सन होते हैं, स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं, उनमें ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। हेयर यू कैन सी द नॉर्मल ब्रोंकाई ट्यूब, ये नॉर्मल ब्रोंकाई ट्यूब है, लेकिन इन्फ्लेमेशन जब होगी लाइनिंग में ब्रोंकाई की, तो इस तरह से स्वेलिंग आ जाएगी वहाँ पर, जिसकी वजह से सांस लेने में और बाहर फेंकने में मसला होगा। अच्छा जी, ट्यूबरक्यूलोसिस। It is an infection disease caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis is an infection disease जो कि हमारे पास एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, that is called Mycobacterium tuberculosis. Affects lungs, kidney and spines and brain also. Tuberculosis हमारे lungs को affect करेगा, हमारे kidney को affect करेगा, हमारे brain को affect करेगा और हमारे spine मतलब spinal cord को भी affect करेगा. Spread from one person to the another person when patient cough or sneeze. अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट कफ या स्नीज करता है या जोर से छींक खांसी मारता है, तो अगर पास बैठा बंदा बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में होगा तो ये एक वन पर्सन से दूसरे पर्सन में भी इजीली ट्रांसफर हो सकता है। ओके, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स, फटीग, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लॉन्गर कफ। तो मेन सिम्टम जो हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस का होता है वो नाइट स्वेटिंग होती है, कि रात के वक्त पसीने आते हैं, आइदर इट इज़ कोल्ड और हॉट। भले से टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कोल्ड हो या हॉट हो, रात को स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं। इट इज़ द मेन सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। पेन इन द चेस्ट, कफिंग अप ब्लड, कफिंग अप स्प्यूटम विद द ब्लड। हमारे पास कफ के साथ साथ उसमें ब्लड भी आएगा। देयर इज अ टू मेन सिम्टम्स, नाइट स्वेटिंग एंड द कफिंग अप स्प्यूटम विद द ब्लड इज द मेन सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ओके, व्हाट इज एज्मा? क्रॉनिक डिजीज। इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज मतलब बहुत टाइम से स्लोली स्लोली होती है, एकदम से नहीं होती। हमारे पास टू वर्ड्स होते हैं, एक होता है क्रॉनिक और एक होता है एक्यूट। एक्यूट डिजीजेज वो जो एकदम से हो जाती हैं, क्रॉनिक डिजीज वो जो बहुत टाइम से स्लोली स्लोली होती हैं ड्यू टू द डस्ट एलर्जी या किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। तो एज्मा इज अ क्रॉनिक डिजीज व्हेन एयरवे बिकम्स कॉन्स्ट्रिक्ट, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। इट इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर जिसमें हमारा जो एयरवे होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, हमारा ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सुखड़ जाएगा, कॉजेज रिड्यूस अमाउंट ऑफ एयर टू मूव इनसाइड द लंग्स। जब हमारा ट्रैकिया ही जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो ऑब्वियसली एयर भी प्रॉपरली लंग्स के अंदर फिल नहीं हो सकती। ट्रिगर बाय सम स्टिमुलस। एज्मा जो होता है वो नॉर्मली जो पेशेंट्स को होता है तो हर वक्त उनको एज्मा का अटैक नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जिसकी वजह से उनको एकदम से एज्मा का अटैक लग जाता है और फिर उनका एकदम एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, नॉर्मल कंडीशन में जो एज्मा के पेशेंट होंगे उनको हर वक्त सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कुछ स्टिमुलस उनको अफेक्ट कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, पोलन पार्टिकल्स हो गए, बहुत तेज़ स्मेल हो गई परफ्यूम्स वगैरह की, तो उससे वो ट्रिगर हो जाते हैं और फिर उनको एज्मा के फ़ौरन से अटैक लगते हैं। अच्छा जी, एज़्मा ट्रिगर्स। एज़्मा ट्रिगर्स क्या-क्या होते हैं जिसकी वजह से एज़्मा एकदम से एक्टिव हो जाता है उन लोगों में और उनको एकदम से उनका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और सांस लेने में मसला होता है। द फर्स्ट वन इज़ द स्मोक, feathers of animal, dust, pollens. Pollens are the pollen particles जो कि pollen grains होते हैं हमारे flowers के अंदर. Pollution, cold and flu, strong odors means strong smell of the perfumes or the body sprays or the room sprays. Medicines and food. तो इन चीज़ों की वजह से अगर कोई एलर्जिक पर्सन है, जिसको किसी फूड की वजह से एलर्जी है, किसी मेडिसिन की वजह से एलर्जी है, या फिर अगर वो किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पे उसको स्मोक मिल रहा है या एनिमल्स के फेदर बहुत ज़्यादा हैं, डस्ट है, पोलन है, पॉल्यूशन है, या अगर उसको गलती से नज़ला भी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें एज़मा को ट्रिगर करती हैं और उसको एकदम से एज़मा का शॉक लगता है। नेक्स्ट वी हैव द इम्फाइजीमा, इसको इम्फाइमा भी पढ़ते हैं। व्हाट इज इम्फाइजीमा? डीजनरेटिव डिजीज ऑफ द एल्व्यूलाई।
एल्वुलाई की डीजेनरेटिव डिजीज है जिसमें एल्वुलाई की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। मीन्स जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपेंड करते हैं, फूलते हैं, क्योंकि उनमें इलास्टिसिटी मौजूद है। तो एल्वुलाई की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी जिसकी वजह से वो एक्सपेंड नहीं कर सकते। लंग्स लूजेस देयर इलास्टिसिटी एंड कंप्लायंस, एक्सेलिंग बिकम कॉम्प्लिकेटेड, ब्रीथ बिकम एफर्ट एंड लेबर्ड। सांस लेने में बहुत मसला होता है और बहुत तकलीफ होती है। दिस इज एम्फाइजीमा। कॉजेज क्या होते हैं एम्फाइजीमा के? द मेन कॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज स्मोकिंग। जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे उसमें लंग कैंसर हो, एम्फाइजीमा हो, एजमा हो, या हमारे पास जो भी दूसरे ब्रोंकाइटिस हो, उसकी मेन रीज़न स्मोकिंग होती है। तो स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके अलावा सिगार एंड टोबैको, टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ सिगरेट्स एंड जेनेटिक्स। ये जो एम्फाइजीमा है हमारे पास, ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिटेंस में भी मिलता है। सिम्टम्स क्या होते हैं एम्फाइजीमा के? कफ, स्प्यूटम प्रोडक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग साउंड मीन्स विस्लिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज़ आती है सांस लेते वक्त, चेस्ट टाइटनिंग। So these are the symptoms of emphysema. Next we have respiratory distress syndrome. ओके, मैंने आपको बताया था कि लंग्स के अंदर उसकी लाइनिंग में, एल्वुलाई की लाइनिंग में हमारे पास एक फ्लूइड होता है जिसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं, जो कि हमारे पास गैसवस एक्सचेंज में हेल्प करता है ताकि हमारे लंग्स सूख ना जाएं और उसमें गैसवस एक्सचेंज में मसला ना हो। तो सर्फेक्टेंट हमारे पास हेल्प करता है गैसवस एक्सचेंज में। अब जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जब बेबी की जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, जब वो अंडर द डेवलपमेंट होता है इनसाइड द वुमन बॉडी इन द प्लेसेंटा, तो फिर क्या होता है कि जो 28th वीक होता है हमारे पास, जो 28th वीक होता है मीन्स 6th मंथ हमारे पास जो होता है, उस दौरान उसका सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है और उस टाइम तक वो वेंटिलेशन भी नहीं कर रहा होता इनसाइड द मदर बॉडी। ठीक है, तो अब 6th मंथ में, मतलब 28th वीक में सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। नाउ प्रीमेच्योर डिलीवरीज ऑफ बेबीज रिजल्ट इन अ डेथ एज एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट कॉजेज एल्वुलाई टू कोलैप्स एंड डेथ। अब जब 6 मंथ में या 28th वीक में सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, तभी तो उसके जो लंग्स हैं वो मेच्योर होंगे। लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के 6 मंथ के अंदर उसकी डिलीवरी हो जाती है, वो प्रीमेच्योर बेबी पैदा हो जाते हैं, तो उनके लंग्स में प्रॉपर्ली सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से उन बच्चों को सांस लेने में मसला होता है और एज अ रिजल्ट उनकी आखिर में डेथ भी हो जाती है अगर उनको प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट ना दिया जाए। तो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, नाउ वी हैव द लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटी का मतलब है कि लंग्स में कितनी एयर आ सकती है और कितनी एयर जा सकती है, और लंग की कैपेसिटी कितनी है। टोटल लंग कैपेसिटी इज 5 लीटर्स। जो लंग में टोटल एयर आ सकती है वो 5 लीटर्स है, मतलब हमारे लंग्स में टोटल एयर की जो फिलिंग हो सकती है वो 5 लीटर्स हो सकती है। ओके, व्हाट इज अ टाइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद द ईच नॉर्मल ब्रीथ। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो जो हम एयर एक दफ़ा में इनहेल करते हैं पर ब्रीथ, और जो एक्सहेल करते हैं वो होता है 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर इंस्पायर करेंगे और 500 मिलीलीटर एक्सपायर करेंगे, मतलब एक्सहेल करेंगे। ठीक है, जिसको हम 0.5 लीटर भी कह सकते हैं। इसी तरह से व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम person can expire after the first filling of lungs to the maximum extent. वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि जितनी ज़्यादा एयर हम बाहर एक्सहेल कर सकते हैं फोर्सफुली, मतलब कि पहले मैं क्या करूँगा, फोर्सफुली इनहेल करूँगा, अच्छी तरह से सांस ले लूँगा अंदर ताकि मेरे लंग्स फुली फिल हो जाएं विद द एयर। जब मैं बहुत ज़्यादा सांस ले लूँगा, 500 मिलीलीटर से भी ज़्यादा मैं सांस ले लूँगा, बहुत ज़्यादा इनहेल कर लूँगा, उसके बाद जो मैं एक्सहेल करूँगा, फोर्सफुली एक्सहेल करूँगा, तो उसमें जो एयर आएगी उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, और वो होती है 4 लीटर, मतलब 4000 मिलीलीटर। Then we have the residual volume, amount of air remain inside the lungs at the maximum exhalation और expiration। अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से एक्सहेल करूं, मतलब पूरी फोर्स लगा के बाहर एयर को एक्सहेल कर दूं, अच्छी तरह से सांस बाहर फेंक दूं, उसके बावजूद भी मेरे लंग्स कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होंगे क्योंकि उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है, दैट इज रेसिजुअल वॉल्यूम। 1000 मिलीलीटर या फिर उसको हम 1 लीटर भी कहते हैं। वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जब मैं एक्सहेल करता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि सारी एयर बाहर चली जाए। 1000 ml ऑफ एयर रेसिजुअल वॉल्यूम मेरे लंग्स में रह जाता है, चाहे मैं जितनी भी फोर्सफुली एक्सपायर कर लूँ या एक्सहेल कर लूँ। ठीक है,
तो वो 1000 मिलीलीटर जो एयर रह जाती है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो कंटिन्यूस गैस एक्सचेंज रखती है, कंटिन्यूसली गैस एक्सचेंज हो रही होती है बिटवीन द ब्लड एंड द एल्वियुलर एयर, ठीक है, ताकि वो गैस एक्सचेंज रुके ना। दूसरा फायदा इसका क्या होता है कि हमारे लंग्स जो है वो कोलैप्स नहीं करते, ठीक है। अगर मेरे लंग्स फुली एम्प्टी हो जाएंगे एयर से तो मेरे लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, चिपक जाएंगे, इसलिए उसमें एयर रह जाती है ताकि मेरे लंग्स कोलैप्स ना करें। एजिंग causes increase in respiratory volume because lungs loses its elasticity with age। एज जैसे जैसे बढ़ती है लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं उनको सांस लेने में मसला होता है, तो जैसे जैसे उनकी इलास्टिसिटी खत्म होगी ये रेसिजुअल वॉल्यूम 1 लीटर से बढ़ के 1500 मिलीलीटर पे भी जा सकता है या 2000 मिलीलीटर पे भी जा सकता है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी बता दिए, उसका ब्रीथिंग मैकेनिज्म भी बता दिया, इसके साथ साथ मैंने आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी सारे समझा दिए, और अभी मैंने आपको रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम भी समझा दी। अगर कोई आपको कॉम्प्लिकेशन हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे नेक्स्ट फिजिकल क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।